everyone, welcome back to my YouTube channel एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास होने वाली है तो जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड से आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड, दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब मैं एक बात बोलना चाहूँगी, स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना फ्रेंड्स। आपको कुछ जो यूनिक जो चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं और कई बार हमसे वो चीज़ें पढ़ने में बुक से स्किप हो जाती है। सो फ्रेंड्स, हम सारी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। लास्ट तक जरूर बने रहे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया फ्रेंड? सिगमंड जो फ्राइड मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्राइड ने दिया है हमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत दी है इन्होंने अपने जो सिद्धांत में, अपने जो थ्योरी में क्या है कि है, अपने इसको मन की, हमारे जो मन की अवस्थाएं होती हैं उसको एक क्या किससे कंपेयर किया फ्रेंड्स? एक बर्फ़ के टुकड़े से कंपेयर किया है। हम इन थ्योरी को जानने से पहले सिगमंड फ्राइड के बारे में जान लेते हैं। सिगमंड फ्राइड कौन थे, कौन सा इनका सिद्धांत? तो इनका जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो इसके प्रतिपादन किसने किया फ्रेंड? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड का जो जन्म था वो कब हुआ? कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्राइड का जन्म और वो कहाँ के निवासी थे। तो सिगमंड फ्राइड का जन्म 6 मई को हुआ था। 6 मई को 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में इसका जन्म हुआ था। वियना में इनका, ऑस्ट्रेलिया में वियना में इनका क्या हुआ था फ्रेंड्स? जन्म हुआ था। मृत्यु पूछ लिए, ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है, जस्ट आप जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखें, अगर क्वेश्चन बन भी जाए तो आपका गलत ना हो। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 सितंबर को हुई थी फ्रेंड्स। 1940 को इनकी मृत्यु हुई थी। 1856 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने कौन सी मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया? इन्होंने अपने मन की जो अवस्थाएं होती है इनको किससे कंपेयर किया फ्रेंड्स? एक बर्फ़ के टुकड़े से। यानी कि बर्फ़ के टुकड़े को जब हम पानी में डालते हैं तो उसका क्या होता है परसेंट? 90% भाग क्या चला जाता है? पानी के अंदर डूब जाता है। और उसका 10% भाग क्या होता है फ्रेंड्स? उसका 10% भाग बाहर रह जाता है, पानी के बाहर। यानी कि जो आपका 10% ये जो भाग बाहर रहता है ये हमारी चेतन अवस्था का रूप होता है। वो जो आपका 90% जो भाग बर्फ़ के पानी के अंदर चली जाती है जो बर्फ़, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड बताया है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ईजी वे से आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चेतन मन यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जिसमें हम बिल्कुल अलर्ट होकर किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं और कोई काम बिल्कुल चेतन अवस्था में करते हैं। ये नहीं कि हम फिजिकली वहाँ बैठे हुए हैं, मेंटली कहीं और है। नहीं, फिजिकली और मेंटली दोनों स्टेजेस में हम बिल्कुल अलर्ट फॉर्म में होते हैं। और हमारी चीज़ें यानी कि वर्तमान की जो स्थिति होती है, जिस चीज़ में हम बिल्कुल कॉन्शियस होकर बिल्कुल सचेत रूप में हम जो काम करते हैं वो हमारा चेतन मन होता है। यानी कि चेतन मन में हमें कोई चीज़ याद रहती है, हम उस चीज़ को भूलते नहीं हैं, आधी अधूरी चीज़ नहीं, उसको पूरा का पूरा हम चेतन मन में याद रखते हैं। हमारा अर्ध चेतन मन, यानी कि इसने 3 स्टेजेस बताई हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ये हमारा चेतन मन हो गया और ये हमारा अचेतन मन गया। इन दोनों के जो बीच का पार्ट होता है फ्रेंड्स वो कौन सा होता है? वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आधा तो व्यक्ति चेतन की अवस्था में होता है और आधा अचेतन की अवस्था में। यानी कि उसको अगर कोई घटना बताई जाए, जैसे ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ाता है तो बच्चा रिसेस के बाद का जो टाइम होता है, जो छोटे बच्चे आपको देखे होंगे, कभी कभी बच्चों को भी नींद का एक लटका आ जाता है, यानी कि एक छोटी सी नैप आ जाती है उनको, और उनको कुछ चीज़ें तो उनको याद रहती हैं और लेकिन कुछ चीज़ें बच्चा भूल जाता है। तो वो आपकी कौन सी स्टेज होगी फ्रेंड्स? सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें बच्चा तुरंत जो ज्ञान नहीं होता लेकिन कुछ टाइम देखकर याद कर लिया जाता है। लेकिन यानी कि वो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलर्ट नहीं रहता। कुछ चीज़ें वो फिजिकली वहाँ होता है, मेंटली कहीं और होता है, तो उसको आधी अधूरी चीज़ें याद होती हैं। लेकिन अगर जैसे वो दिमाग पर जोर डालेगा तो उस चीज़ को क्या कर पाएगा फ्रेंड्स? याद कर पाता है। नेक्स्ट हमारा जो
अचेतन मन यानी हमारे मन का जो 19% भाग जो अचेतन अवस्था में होता है, यानी कि हमारे साथ कुछ घटनाएं होती हैं, हम कुछ किसी काम को करते हैं तो वो किस फॉर्म में चली जाती है फ्रेंड्स, अचेतन मन में चली जाती हैं। 90% घटनाएं हमें ऐसी होती हैं जो हमें याद नहीं रहती। इसमें भी बातें होती हैं हम भूल चुके होते हैं, हमारी याद करने पर भी याद नहीं आता, यानी कि ये इतना अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है विदाउट प्रैक्टिस। जब हमने कई बच्चे ऐसे होंगे जब हम उनको ये बोलते कि ANR सुनाओ, तो आज जो बच्चे DLED BEd किए होंगे उन बच्चों को शायद ANR कंप्लीट याद ना हो, यानी कि वो आपकी किस चीज़ में चली गई, आपकी वो चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में चली गई। वो चीज़ें आपको पहले याद थी जब आप सचेत फॉर्म में करते थे, फिर विदाउट प्रैक्टिस यानी कि वो चीज़ आपके डेली रूटीन में आपकी प्रैक्टिस में शामिल नहीं हुई, तो वो घटनाएं वो चीज़ें किस में चली गई, आपकी अचेतन मन में चली गई। यानी कि 90% जो हमारी साथ जो घटनाएं होती हैं, जो चीज़ें अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जो हम भूल जाते हैं, हमारी याद करने पर भी वो याद नहीं आती, वो क्या होती है फ्रेंड्स, अचेतन मन में चली जाती हैं हमारे वो घटनाएं। नेक्स्ट जो आपका फ्राइड ने जो व्यक्तित्व के हैं फ्रेंड्स, उनको कितने पार्ट में बांटा है। व्यक्तित्व को फ्राइड ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इड में यानी कि ईदम, फिर दूसरा है ईगो, और तीसरा है आपका सुपर ईगो, थर्ड है आपका सुपर ईगो, थर्ड है इड, ईगो, सुपर ईगो। इड में व्यक्ति क्या करता है फ्रेंड्स, इड में व्यक्ति करता है कि ये हमारी फर्स्ट व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी के 3 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट टाइप है कि इसमें व्यक्तित्व की शारीरिक और मूल अवस्थाएं, यानी कि इसमें जो आपकी प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, सेटिस्फाइड करना, यानी कि इसमें बच्चे जो व्यक्ति होता है वो तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहता है, वह अपनी सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की भी चिंता नहीं किए बिना अपनी इच्छाओं की क्या करता है, तुरंत उनकी इच्छाओं की पूर्ति को चाहता है। उसमें नैतिक मूल्यों की और सामाजिक जो हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं उनकी कोई चिंता नहीं होती, बस उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। यानी कि पशुता टाइप, ये क्या होगी, इसमें पशुता टाइप प्रवृत्ति पाई जाती है। कामुकता यानी कि जब किसी उस चीज़ को, किसी चीज़ की बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर ये लगा कि उसको ये काम करना है तो वो करना है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, यानी कि जो टीनेजर्स टाइप के में जो स्टेज होती है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसमें जब किसी लड़के को, एक लड़की, इसके मन में ये प्रवृत्ति, इड प्रवृत्ति आ गई, तो यानी कि वो उस लड़की के पीछे जाएगा, वो यानी कि वो अपनी क्या करेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेगा इस अवस्था में। अगर फिर वो ईगो की स्टेज में आ जाएगा, तो यानी कि जब वो सेकंड स्टेज में चला जाएगा, तब चला जाएगा कि यहाँ आसपास के लोग देख रहे हैं या मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा, यानी कि वो अपने नंबर देने की कोशिश करते हैं ना, लड़के ऐसे करते हैं, मैंने देखा है कई बार। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मैं किसी पे ये बोल नहीं रही कि करना है नहीं करना है, क्या है सही गलत है, मैं सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ कि आप समझ जाए। यानी कि फिर जब वो सेकंड स्टेज, यानी कि जब वो ईगो में आता है, तो वो सोचता है कि नहीं, यहाँ सब आसपास लोग देख रहे, तेरी पिटाई विटाई हो जाएगी, तो चल यहाँ से कहीं और देखेंगे आगे जब कोई नहीं देखेगा। तो यानी कि उसमें ईगो आ गई, उसके बीच क्या होगा, उस दोनों के बीच क्या होगा, एडजस्टमेंट हो गया। यहाँ सिर्फ वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता था, यानी कि कैसे भी हो मुझे इसको अपना नंबर देना है तो देना है, मैं किसी के बारे में, यानी कि नैतिक मूल्यों की भी वो, और सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन हमारे कर्तव्य होते हैं, ड्यूटी होती हैं, शर्म लिहाज जो होती है, वो कुछ नहीं करता इसमें। यानी कि 1 नंबर का वो बुद्धि से काम ही नहीं लेता है, पर सिर्फ अपनी चाहता है, इच्छाओं की पूर्ति को चाहता है, पशुता टाइप व्यवहार करता है, यानी कि इंसानों वाली उसके अंदर कोई प्रवृत्ति आपको देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट आपकी स्टेज है ईगो। यह आवश्यकताओं या जो उसकी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकता या इच्छाओं की संतुष्टि की योजनाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि वो, ये हमारा समाज, सोसाइटी होगा, ये उसकी इच्छाएं होगी, इन दोनों के बीच क्या करेगा, एक एडजस्टमेंट करना सीख जाएगा बच्चा। सोसाइटी के रूल रेगुलेशन को भी मानेगा, उसकी इच्छाएं भी हैं, फिर भी उन दोनों के बीच क्या करेगा, वो एडजस्टमेंट करेगा। आवश्यकताओं व इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और उसका परिणाम की चिंता करता है। यानी कि वो सोचता है अगर तूने इस लड़की को कुछ भी कहा तो लोग तेरी यहाँ पिटाई करेंगे और तू बेफालतू में तेरी पिटाई विटाई हो जाएगी। तो यानी कि वो उसने क्या सोचा, उसने सोसाइटी के या अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में सोचा और एडजस्ट करना सीख लिया। यानी कि ये जो मानव, हमारे जो इंसान आते हैं, वो इंसानों की प्रवृत्ति होती है, यानी कि उनकी ईगो उन्हें गलत काम करने से
रोक लेती है, वो समाज और सोसाइटी के नियमों के अकॉर्डिंग बिहेव करता है ईगो में। नेक्स्ट सुपर ईगो, ये पराहम, वह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना या झूठ ना बोलना। ये जो हमारे बड़े बड़े साधु सन्यासी तो नहीं कह सकते, ये जो आपको रामायण में देखा होगा ना, ये यानी कि सुपर ईगो टाइप के लोग होते थे। ये दूर दूर, ये इनको आम जो छोटी मोटी ये चीज़ें होती हैं, इनको दूसरों की भलाई के बारे में सोचना होता है, यानी कि दूसरों की भलाई। खुद की इनकी कोई इच्छा, चाहे खुद चाहे भूखा रह जाए लेकिन वो दूसरों को क्या खिलाएगा, खाना खिलाएगा। अगर उसके पास एक रोटी है तो वो दूसरों को देने की कोशिश करेगा, न कि केवल खुद खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करेगा। यानी कि इसमें क्या करता है, दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, भलाई के बारे में सोचना लगता है। चाहे खुद उसके साथ कितना भी बुरा हो लेकिन वो दूसरों के साथ क्या करेगा, भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा। यानी कि ये अहम से परे की बात है, यानी कि ईगो की इसमें कोई जगह नहीं होती, इसमें सिर्फ दूसरों की भलाई करने की सोचता है बंदा। नेक्स्ट है आपके फ्राइड के जो व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे फ्राइड ने कितनी अवस्थाओं में 5 स्टेजेस में बांटा है। हम इसके स्टेजेस के सिर्फ नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन ये आपका जो एग्जाम है जैसे सीटेट, एचटेट, यूपीटेट वगैरह में, इसमें सिर्फ स्टेजेस के नाम पूछे जाते हैं या इसके ईयर पूछ लिए जाते हैं। तो हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी को डिस्कस करेंगे। आलतू फालतू चीज़ों को हम वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। वीडियो भी लेंथी होगी और आपका भी फालतू का टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो स्टेजेस है फ्रेंड्स, ओरल स्टेज, जो इसका टाइम पीरियड होता है 0 से क्या होता है, 0 से 1 वर्ष का इसका टाइम पीरियड माना गया है। 0 से 1 वर्ष का बच्चा किस स्टेज में आएगा, फ्राइड के अकॉर्डिंग ओरल स्टेज में आएगा। नेक्स्ट आपकी जो है एनल स्टेज, इसमें 2 से 3 ईयर का बच्चा इसके अंदर अगर आता है गुदावस्था में। आपकी थर्ड है आपकी लैंगिक अवस्था। थर्ड आपकी कौन सी है फ्रेंड्स, फेनेलिक स्टेज, यानी कि 4 से 5th ईयर का बच्चा इसके अंतर्गत आता है। और फोर्थ है आपकी लेटेंसी स्टेज, यानी कि 6 से 12 वर्ष का बच्चा 4th सुप्त अवस्था में आता है। 5th आपकी जननी अवस्था, यानी कि जेंटल स्टेज, यानी कि 12 से 20 साल का बच्चा क्या होगा, आपकी जननिक अवस्था में, जेनेटल स्टेज में आ जाएगा। आपको सिर्फ इनके नाम और इनके ईयर याद रखने हैं, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं ये आपकी स्टेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करूँ तो हम इसका पार्ट 2 में इसको डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई। फ्रेंड्स ये मूल प्रवृत्तियाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये क्या होती है, इरोज। जीवन परिवर्ती को क्या कहते हैं, इरोज कहते हैं हम। और मृत्यु परिवर्ती को क्या कहते हैं हम, थैंटोस। ये इनके नाम याद रखें फ्रेंड्स, इन प्रवृत्तियों के नाम, ये दोनों नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि जीवन प्रवृत्ति क्या कहलाती है, रोज, और मृत्यु प्रवृत्ति क्या कहलाती है फ्रेंड्स, थैंटोस कहलाती है। और एक जो सिगमंड फ्राइड ने 2 ग्रंथियां बताई हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये समूह है, यानी कि अपने जैसे हार्मोनल स्टेजेस में अवस्था में आता है बच्चा, तो लड़के और लड़की के अंतर्गत क्या आती है, ये ग्रंथि आ जाती है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि, यानी कि ओडिपस जो ग्रंथि होती है वो किस में पाई जाती है फ्रेंड्स, लड़कों में पाई जाती है, जिसके कारण वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करता है। जैसे बॉयज है उनका अपनी माता के प्रति अट्रैक्शन किस ग्रंथि के कारण होता है फ्रेंड्स, ओडिपस ग्रंथि के कारण। ये दोनों ग्रंथि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार के एग्जाम में सिगमंड फ्राइड से अगर क्वेश्चन आया है तो इन ग्रंथियों से क्वेश्चन कभी स्किप नहीं हुआ है। और जो लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण वो क्या होती है, अपने पिता से अधिक प्रेम करने लगती हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि की कारण। सो फ्रेंड्स एक आपसे इम्पोर्टेंट है ये भी, लिबिडो क्या होता है। लिबिडो प्रेम स्नेह वह एक काम प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, काम प्रगति नहीं प्रवृत्ति होगा ये। काम प्रवृत्ति यानी कि कामुकता की प्रवृत्ति को लिबिडो, ये वो वाला काम नहीं है। आप समझ सकते होंगे, इतने मैच्योर हैं आप। ये सेक्सुअल टाइप की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति यानी कि स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और यदि ये प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो व्यक्ति को समायोजित हो जाता है। यानी कि जब व्यक्ति इस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, एडजस्ट कर लेता है समाज के साथ। शैशव कामुकता, शैशव कामुकता की बात पर सिगमंड फ्राइड ने अपने शिष्य
जुंग के माध्यम से मतभेद हो जाता है, तो ये हम नहीं करेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी केवल इलेक्ट्रा ग्रंथि तक ये ग्रंथि। और सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट जो सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आप स्टेजेस को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।